नहीं 20 ही हैं। हाँ 20 हैं मेरी घड़ी में, और 20 मिनट बोलूँगा। थोड़ा कम कर लो। नहीं कम नहीं करूँगा, नहीं 20 मिनट बोलूँगा, नहीं 20। बिना कोई किसी को संबोधन के, बिना बैकग्राउंड के बोलता हूँ, क्योंकि उसी समय में से काटना है समय। टॉपिक है, बहुत गंभीर टॉपिक है, भारतीय लोकतंत्र और माननीय कांशीराम साहब का कारवां। क्योंकि हम लोग कारवां से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग पढ़ के बोलते हैं, हम करके बोल रहे हैं। तो जो पढ़ के बोलता है वो तो अपने स्टडी करेगा किताबों की, हम कोई किताबी कीड़े नहीं हैं, हम तो करने वाले लोग हैं, ज़मीन खोदने वाले कीड़े हैं। तो ज़मीन खोदी है और ये कारवां मतलब बनाया है, उसमें कारवां के हम भी मतलब सहभागी हैं माननीय कांशीराम जी के, और ये मुझे इस बात का गर्व है। हम जहाँ भी गए, जीरो से हमने आंदोलन शुरू किया। इलाहाबाद में गए, जीरो था आंदोलन। राम खिलावन जी हंस रहे हैं, बौद्ध जी बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं ना कि कैसे कीड़े हैं हम लोग। जीरो से हीरो बनाया, जहाँ कोई झंडा लगाने वाला नहीं था पार्टी का। हम लोग इलाहाबाद से आए 1989 में। एक भी आदमी, कांशीराम जी आ रहे हैं तो 15 आदमी उनकी रैली में, कांशीराम जी की रैली हो रही है, हमारे में तो बहुत बैठे हुए हैं, 15 आदमी नोएडा के अंदर। डर के मारा कोई नोएडा अथॉरिटी में जो प्रभारी बना हुआ था वो भी नहीं आया मीटिंग में। तो हमने कहा कोई जग ला रहा है, कोई ये ला रहा है। हेमचंद्रा जी बैठे हुए विजय बैंक में नौकरी करते थे, ये पानी का मई जग लेके आए। लेकिन हमने प्रण किया कि यहाँ पे हमें ये सारी सीटें जीतनी है नोएडा की। उसी दिन, जिस दिन कांशीराम को फेल करने की कसम खाई लोगों ने, हमने ये कसम खाई कि हमें ये जीतना। हमने स्टडी सर्किल शुरू किया नोएडा के अंदर। स्टडी सर्किल में हम लोग 10-10 आदमियों को बुलाते थे। अब अभी हमारी बहन कह रही थी 4-4 आदमी की टोली बना लो, घर घर जाना। ये छोड़ दिया ना लोगों ने करना, आराम में आ गए सब लोग। ना कोई करवाने वाला है ना कोई करने वाला है। करवाने वाला भी चाहिए और करने वाला भी चाहिए, तो दोनों चीज़ों की मतलब कमजोरी आई है। तो कारवां में मतलब अपने आप ही शिथिल पड़ जाएगा। करने वाले भी हैं लेकिन उनसे करवाने वाला नहीं है, और जो करने चाहते हैं करवाना वाला नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो करना ही नहीं चाहते, जो जानते हैं करना वो करना नहीं चाहते। तो चमकना तो चाहते हैं लेकिन बिना किए चमकना चाहते हैं, जुगनू की तरह से। जैसे जुगनू चमकता है फिर बुझ जाता है, उसका एक मौसम होता है। तो मौसमी कीड़े हैं चमकने वाले। लेकिन जो है स्थायी बनने के लिए आपको कोई ना कोई क्षेत्र चुनना पड़ेगा, टारगेटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना पड़ेगा। हम लोगों ने नोएडा को टारगेट बनाया जब हम उधर आए, और नोएडा में जो जीरो से जो झंडा लगाने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था, उसमें स्टडी सर्किल के माध्यम से 10-10 आदमी की मीटिंग करके, आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो आदमी हमारे राम खिलावन जी हैं, इनके साथ ही काम करते थे। तो उनके घर से मतलब हमने काम शुरू किया। 5 सीटें जीत ली नोएडा की, विधानसभा की, और लोकसभा भी जीत ली। जिस क्षेत्र में झंडा लगाने वाला नहीं था, धैर्य रखा, पेशेंस रखा, अपना काम जारी रखा और जीत ली। अब हमने फिर जो है दिल्ली में टारगेट बनाया। दिल्ली जीरो पे चल रहा था, उन्होंने कहा कि इसको दिल्ली में लगाओ। तो दिल्ली में आए, दिल्ली से हमने टारगेट बनाया कि भाई हमने जीरो से काम शुरू किया है। तो हमने 2003 में ही जो पहला जो काउंसिलर की सीटें होती थी उसको टारगेट बना करके विधानसभा बनाया, और हमने जो है 6% तक वोट परसेंट दिल्ली में उसी समय पहुंचा दिया था, जब मैं उस समय बामसेफ का प्रभारी हुआ करता था दिल्ली प्रदेश का। लेकिन कोई प्रभारी होना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, मैं प्रभारी बनना ही नहीं चाहता था। यहाँ के प्रभारियों ने मुझे ज़बरदस्ती बहन जी से मिलवाया और कहा कि इनको प्रभारी बनाओ। कह रहे मैं इसको तो बहुत पहले जानता हूँ, ये तो मेरे साथ काम गाजियाबाद में करता था जब मैं महासचिव थी। कांशीराम जी के साथ भी मैंने काम किया इलाहाबाद से, और जो है बहन जी के साथ भी काम किया, और आज मैं मतलब सुजीत सम्राट जी के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो मैं जो है
अपने साथ किसी से काम नहीं करवाना चाहता, मैं लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ना नहीं चाहता। नेता वो होता है खुद बढ़ना चाहता है, और अभिभावक जो होता है कि अपने बच्चे को बढ़ाना चाहता है। तो कुछ लोग अभिभावक बनना चाहते हैं, कुछ लोग जो बच्चा बनना चाहते हैं। तो जो अभिभावक है उसको अभिभावक का काम करना चाहिए, और जो बढ़ना है, जिसकी ग्रोथ होनी है, उसको मदद करनी चाहिए उसके बढ़ने में। हम लोगों ने 2007 जब आया, 8 आया, इसी दिल्ली में 15% वोट कर दिया, 2 MLA जीत लिए, 7 MLA सेकंड नंबर पर आए। आज दुर्गति भी है, आज कार्रवाई तो है, वो कार्रवाई दिल्ली की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात छोड़ो, जहाँ पर रहते हो वहाँ की बात करो ना। जहाँ रहता है वहाँ की बात नहीं करता आदमी, दुनिया भर की बात करता है। अपने पहले जहाँ रह रहे हो उस क्षेत्र की बात करो, टारगेट बनाइए उसके लिए। तो हमें मतलब टारगेट तो बनाना पड़ेगा, और किसी नेता के ऊपर सारा दोष मढ़ देते हैं, खुद के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता। काशीराम जी ये कहते थे कि भाई मैं किसी को दोष क्यों दूं, मैं अगर एक उंगली किसी के ऊपर उठाता हूं तो 3 उंगली जो मेरी तरफ उठती हैं, कि जितना वो गुनहगार है उससे 3 गुना गुनहगार मैं हूं। डाउन करने में, बढ़ाने में भी मेरा 3 गुना जिम्मेदारी है, तो बढ़ाने में भी मैं उतना ही शरीक हूँगा, तो मेरे को श्रेय भी मिलेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें ये जो हमारा समग्र विकास संघ है, जो 11 वर्ष हो गए इसके लिए, इसमें हर साल मतलब हम लोग इलेक्शन कराते हैं, नए मतलब उनको करते हैं। हमने कहा जब बाम सेफ ख़त्म हो गया तो फिर हमें ये लगा कि बाम सेफ की जगह कोई ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि वो जो लोग हैं बिखरे हुए वो जुड़े रहें, इधर उधर नहीं भागें। इसलिए हमने ये समग्र विकास संघ बनाया, जो कि राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए नहीं बनाया। बाम सेफ से जब हमने देखा कि हर बाम सेफ बने हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा कि बाम सेफ बनाया, काशीराम जी का नाम चला रहे हैं, लेकिन हर बाम सेफ ने एक राजनीतिक पार्टी बना ली। जब राजनीतिक पार्टी बना ली तो वो बाम सेफ नहीं रहा, फिर वो एक धोखा हो गया। भाई बाम सेफ का मतलब ये है कि नॉन पॉलिटिकल रूट को राजनीति करने की क्या जरूरत है। जब आपकी ऑलरेडी राजनीतिक पार्टी बाम सेफ की मौजूद है तो उसको मजबूत करने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो विदाउट नॉन पॉलिटिकल रूट वी कैन नॉट गेट द पॉलिटिकल फ्रूट। जब तक हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक हम जो है राजनीतिक फल जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे फेलियर का सबसे बड़ा कारण बाम सेफ को ख़त्म कर देना। बाम सेफ के जो लोग हैं, कोई पैसा नहीं लेता है, टिकट भी नहीं लेता है, देता ही देता है। वो जो भी देता है वो देता ही है, लेता कुछ नहीं है। तो उसको भाई ख़त्म करने का क्या मतलब है। इसलिए चूंकि वो मिशन जो है काशीराम जी का घर घर पहुंचा रहा है, और काशीराम आज भी जिंदा हैं। लोग भले ही कहते हैं काशीराम मर गया है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मैं तो काशीराम बोल रहा हूँ। आप जो बैठे हैं वो काशीराम बैठे हैं। ये कोई महापुरुष कोई मरा करता है, विचार कोई मरा करता है, विचार को चलाने वाले मरा करते हैं। इसलिए संगठन के लिए बाबा साहब ने कहा कि संगठित हो। क्यों कहा? क्योंकि हमारा जो शरीर है 4 तत्वों से मिलकर बना, अग्नि है, वायु है और आपका पृथ्वी है, जल है, यही तो 4 हैं। बुद्ध ने कहा संगठन ही तो है हमारा शरीर। खत्म हो जाता है शरीर, चला जाता है, लेकिन विचार जो करता है, पैदा करता है। खंडर तो राजाओं ने भी पैदा किए, खंडर हैं, धन भी पैदा किया। कौन पूछता है? 1 गज जमीन चाहिए उसके लिए, चला जाता है। उसके बाद जो रह जाता है वो ये रह जाता है जो काशीराम का जो आप आज उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने बाप के ऊपर तो चर्चा नहीं कर रहा, काशीराम के ऊपर क्यों चर्चा कर रहा हूँ, बाबा साहब के ऊपर क्यों चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने कुछ हमारे लिए किया है जो दिखाई देता है, और वो चीज़ हमारे दिमाग के अंदर आई तो वो जिंदा है। मैं नहीं जानता आत्मा होती है कि नहीं होती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि विचार होता है। जो दिखाई देता है उसी की तो हम बात करें, जो दिखाई नहीं देता उसकी क्या बात करनी है। और विचार ही नहीं मरता है, विचार ही आत्मा है, विचार ही चेतना है, विचार ही मतलब जिंदगी है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि संगठन बनाओ। व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति नाशवान है, व्यक्ति मर जाता है, संगठन कभी नहीं मरता। रूप बदल सकता है संगठन का, लेकिन मरेगा नहीं जब तक वो विचार लोगों के दिमाग में
मौजूद है। इसलिए हम तो छोटा सा एक्सपीरियंस करके देखते हैं, जितने जोड़ते हैं उतने चले जाते हैं हर बार। अभी जितने हमने वो बनाई है ना कार्यकारिणी, उसमें मतलब 1000 आदमी होंगे यहाँ पे हॉल में, मतलब उसमें से कितने दिखाई दे रहे हैं? सब नए लोग हैं जो संगठन से नहीं जुड़े हैं। और सच्चाई को कबूल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत कहाँ हारते हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम कर लेते हैं। हमारा साथ दे ना दे, लेकिन हम जिंदा हैं तब तक प्रोग्राम होते रहेंगे। काशीराम जी ने भी यही कहा था, मैं अकेला ही चला था, 92 मंजिल मतलब, लेकिन लोग मिलते गए और कारवां जो बनता चला। मरा ही नहीं है कारवां, और न कभी मरेगा। बटा है कारवां, मरा नहीं है। कारवां बटा है। उन्होंने जितने लोग पैदा किए उनको यूज नहीं किया। काशीराम जी ये कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग इतनी खतरनाक चीज़ है, बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपने बुद्धिजीवी और ट्रेंड वर्कर पैदा कर दिए और उन ट्रेंड वर्कर को आपने पैदा नहीं किया, तो आप उनकी खुराक नहीं दे रहे, तो वो जो कहीं ना कहीं मतलब जो खतरनाक काम करेगा, उल्टा काम करना शुरू कर देगा सीधे की जगह। क्योंकि वो चुप नहीं बैठ सकता। जिसके दिमाग में आपने कीड़ा डाल दिया ना, राजनीति का डाल दिया, संगठन का डाल दिया, तो वो बिना संगठन बनाए जिंदा नहीं रह सकता। उसकी खुराक है संगठन बनाना। इसलिए जो काशीराम जी ने जितने लोग पैदा किए, उनको हमारे मतलब जो संगठन है वो उनको यूज नहीं किया। यूज नहीं किया तो विस्फोट कर गए। विस्फोट करके बहुत सारे संगठन पैदा हो गए। हर आदमी राजनीतिक पार्टी बना के ही चाहता है कि मैं बहन जी के बराबर पहुंच जाऊं। क्योंकि उनने एक वो दिखाया ना, जलवा दिखाया कि राजनीति में कितना दम होता है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। ये बाबा साहब ने बताया, काशीराम ने इस्तेमाल किया। और काशीराम ने इस्तेमाल किया, उत्तर प्रदेश में एक्सपेरिमेंट हो गया, 4 बार मुख्यमंत्री। तो जिस काशीराम के पास घर नहीं था, उसके नाम से आवास योजनाएं चल रही है, सबको मकान मिल रहे हैं। काशीराम के पास खुद घर नहीं, काशीराम के पास खुद परिवार नहीं, लेकिन उसके नाम से जो सत्ता आ गई तो मतलब आवास योजना चल रही है, काशीराम आवास योजना। काशीराम के पास एक कोई जगह नहीं, काशीराम के नाम से जिला बन रहा है। ये त्यागी जी बोल रहे थे, त्यागी जी ने उसी जगह से काशीराम जी के साथ यात्रा चलाई। तो बहन जी ने ये चुना कि भाई काशीराम ने सबसे जो काम जो किया था वो कौन से जिले में किया था। जिले तो बहुत हैं, 70 से ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्होंने कहा कभी कासगंज में किया था। उन्होंने कासगंज में चैलेंज किया था कांग्रेस के नेताओं ने, हमारे ही बिरादरी के थे, कि काशीराम को कासगंज में घुसने नहीं दिया जाएगा। और फिर कासगंज में ही मतलब उन्होंने काशीराम जिले का नाम जो रखा, कासगंज का काशीराम जिला नाम रखा। तो चैलेंज जो है स्वीकार किया उन्होंने, और आज वो जिले का नाम काशीराम के नाम से है। लेकिन ठीक है, उसको हटा दिया बाद में लोगों ने, कहा कोई नहीं बनने देंगे। तो इसलिए मतलब उनको तो ये प्रेरणा, मैंने वहाँ गया उनकी जयंती में, अम्बेडकर जयंती में, तो मैंने कहा भाई अगर तुमने अपनी माई का दूध पिया तो फिर से जिले को बाहर करवा के दिखाओ। हमने तो, हमारी तो उम्र बीत गई, हमने तो कर लिया, हमने तुम्हें पैदा किया, तुम करके दिखाओ। तुम क्या करोगे? अपने बाप की कमाई खाओगे, तुम भी कुछ करोगे। तो जितने लोग बैठे हैं नई पीढ़ी के, उनको ये प्रेरणा है। हम अभी जिंदा हैं, 71 साल की तो मेरी उम्र होगी, अभी भी जिंदा है। और अभी मैं समझता हूँ 100 साल तक मुझे जीना, करते रहेंगे। और जब तक दोबारा से केंद्र की सत्ता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता से कुछ नहीं। और हमें उम्मीद है ये कारवां बढ़ेगा। 2027 का इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, और मुझे उम्मीद है इस बार सरकार बनेगी। ये मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, कैसे बनेगी वो भी हमें पता है। ये आप गांठ बांध लीजिए, 27 में बनेगी। बहन जी के जो नक्शे कदम चल रहे हैं इस समय, जो कार्रवाई कर रही हैं, जो काशीराम जी ने कहा था वैसा करना चाहिए, परिवार से छुटकारा देना, वाम शिव के कैडर को फिर से रीस्टार्ट कर देना, बहुजन प्रेरणा केंद्र के ऊपर फिर से भीड़ उमड़ना कल, ये सब संकेत देता है कि 2027 में फिर से बहुजन समाज पार्टी की किसी के गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। जय भीम, जय भारत। और 11वां
जो स्थापना दिवस है RSBS का, ये सभी को मुबारक हो। आप सब लोग इससे जुड़ें हमारे राष्ट्रीय समाज विकास संघ से। ये कोई हमारे बाप का संगठन नहीं है, हर बार इसके अध्यक्ष बदल जाते हैं, हर बार सदस्य बदल जाते हैं और लंबे समय तक चलेगा और यही बामसेब का काम करेगा और यही 5 उद्देश्यों को इसी BSP की सरकार से केंद्र में लागू करवाएगा। ये हमारी उम्मीद है इस संगठन के लिए, ये बामसेब का काम करेगा। जय भीम, जय भारत। रहे थे जब वो संगठन बना रहे थे कि हम एक दलित समाज को एक बाकी समाज से कैसे एकत्रित करें, एक यूनाइट कैसे करें। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस पे फेस करते थे वो, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते थे कि कैसे होगा, कैसे उनको साथ में लाया जाए। 1984 में BSP का फाउंडेशन उनकी रखी गई। बहन कुमारी मायावती के साथ उन्होंने फाउंडेशन रखी इसकी और एक पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, जिसमें दलितों को और अन्य समाज के लोगों को जोड़ा गया। मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊँगा, मैं एक यूथ हूँ, ठीक है, बट मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहता हूँ कि उनकी डेली लाइफस्टाइल्स क्या थी, कैसा वो रहन सहन था, कैसी वो खाना पीना उनका कैसा रखते थे, क्या स्ट्रेसफुल ज़िंदगी थी, क्या उनके साथ बीमारियाँ थी, और कैसे वो टैकल करते थे और कैसे वो उन चीज़ों से आगे बढ़े। इन चीज़ों पे अपन आज डिस्कस करेंगे। मान्यवर काशीराम जी बहुत हम्बल नेचर के थे। हम उनसे पर्सनली तो नहीं मिल पाए, लेकिन जितना हमने दूसरों से जाना, उनका नेचर जो था बहुत स्वाभाविक था। बहुत अच्छे से वो साथ में रहते थे, सबके साथ अच्छे से वार्तालाप उनका बहुत अच्छा था सबके साथ। लेकिन संघर्ष करते करते एक बात जो सामने आई कि वो रातों रात सो नहीं पाते थे। वो हमेशा ये सोचते थे कि मैं कैसे एक दलित समाज को ऐसे जोड़ दूं कि आगे कोई भी चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े। और मैं ये समझता हूँ कि आज जिस जगह हम बैठे हैं, जिस उपाधि पर हम हैं, आज मैं जैसे एक डॉक्टर हूँ, शायद मान्यवर काशीराम जी की वजह से ही हूँ। उन्होंने एक दलित समाज को एक वो ताकत दी कि हम समाज में खड़े होकर ये कह सकें कि हाँ मैं दलित हूँ, और मैं हक से कहना चाहता हूँ कि हाँ मैं दलित हूँ। उन्होंने ये पूरा हक दिलाया हम लोगों को। पहले हम ये सोचते थे, और आज भी काफ़ी लोगों के मन में ये होता है कि मैं अपनी जाति को एक सोशल लाइफस्टाइल में निकालूं नहीं, बताऊं नहीं, किसी से छुपा के रखूं, और मैं सोसाइटी में एक अपना नाम भी दबा के रखूं कि किसी को मालूम नहीं पड़ जाए कि मैं एक दलित हूं। लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने हमारे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इतनी बड़ी जगह बैठाला हमें, कि आज हम हक से कह सकते हैं कि हम एक दलित हैं और हम बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, जहाँ तक शायद कोई दूसरा आदमी पहुँच भी नहीं पाया। तो कुछ बातें जो उनकी ये थी कि हाँ वो रात को सो नहीं पाते थे, संगठन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते थे। तो डायबिटीज़ से ग्रस्त हुए वो, उनको डायबिटीज़ भी हुई, 2004 में उनको स्ट्रोक भी हुआ। कुछ रुझान उनका होम्योपैथी की तरफ भी था। जब हमने जाना किसी से, हमने बातचीत करी, उनकी बायोग्राफीज पढ़ी, तो हमने एक चीज़ नोट करी कि हाँ उनका रुझान थोड़ा सा होम्योपैथी तरफ भी था। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम डायबिटीज़ जो होती है बहुत हम समझते हैं कि शायद ठीक ही नहीं हो पाती। आई हैव न्यूमरस ऑफ पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे पास जिनकी मैंने डायबिटीज़ विदिन 3 मंथ्स सही करी है, विदिन 3 मंथ्स, और उनकी जड़ से ख़त्म हुई। 2 काम हमने किए, एक तो मेडिकेशंस, सेकेंडरी उनकी डाइट प्लान। 2 चीज़ें करने के बाद जब हमने देखा कि उनका शुगर लेवल काफ़ी हद तक नीचे आया, उनका 450 mg पर DL शुगर का पेशेंट जब मैं 120 पर ला सकता हूं, उसको प्री डायबिटिक के अंदर ला सकता हूं, तो मैं समझता हूं कि हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं डायबिटीज़ को, हाँ या ना। तो हम लोग अगर चाहें तो डायबिटीज़ और अन्य ऐसी समस्याएं जो रेगुलर लोगों को होती है, हम उसको ख़त्म कर सकते हैं।
ओके। धन्यवाद दूंगा जो मंच पर बैठे हुए इस संगठन के जो ऑफिशियल हैं, उन्होंने आज मान्यवर साहब को याद करने के लिए ये जन्मदिन को याद किया। और उनकी ऐसी सोच है कि हम लोग उस विचार पर बात करें जो मान्यवर साहब ने काम किया और हम लोगों को शासक बनाने की तरफ अपनी बात एक अपने काम के माध्यम से करके दिखाया कि हम लोग भी इस देश का एक 85% समाज है और ये शासक बन सकता है। तो साथियों, आज हम लोग काफ़ी दिक्कत में हैं और आप हम लोगों को जो जितने भी बुद्धिजीवी यहाँ लोग हैं, ये समझना चाहिए कि बाबा साहब की बनाई हुई आरपीआई, बाबू हरिदास जी आबडे साहब की बनाई हुई आरपीआई अम्बेडकरी, इनको समाप्त किया गया। मान्यवर साहब के द्वारा बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी के लिए भी साजिशें रची गई और रची जा रही हैं। अब हम लोग काफ़ी दिक्कत में हैं और जिस 85% समाज को मान्यवर साहब ने एक जगह लेकर के आए और उस जगह ला कर के बहन जी के रूप में 4 बार इस इतने बड़े सूबे का मुखिया बनाया, और जो हमारे अपोनेंट हैं उन्होंने अपनी साजिशों से हमको उस जगह पे ले जाके जा रहे हैं जहां हम 26 जनवरी 1950 से पहले थे। तो मैं इस संगठन के जो मुखिया हैं उनसे और आप सभी बुद्धिजीवियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाई आप लोगों का अध्ययन किस तरीके से होता है, आप लोग किस तरीके से अपने संगठन अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि मान्यवर साहब ने कहा था कि मैंने एक किताब पढ़ी, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, मैंने अपनी घर छोड़ दिया। और मैंने आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आज बाबा साहब को जो जिन लोगों ने बिल्कुल इस देश से ऐसा हिसाब बना दिया था कि वो उनको जाना ही नहीं जाए, तो ये मान्यवर साहब की देन है कि आज बाबा साहब को, फूले साहब को, पेरियर साहब को, हमारे महापुरुषों को हम लोग जानते हैं। आप लोग ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस 85% समाज को हम पुनः एकत्रित सेंट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, इस पर हमें काम करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कभी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे। मैं BS4 पार्टी से राष्ट्रीय सलाहकार हूँ, बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी से। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ उत्तर प्रदेश बदायूं से आया हूँ और मैं इस संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उस भूली बिसरी आपका सम्मानित करना बिसरी कारवा को फिर से याद करने की और आगे बढ़ाने की ज़रूरत महसूस कर इस संगठन को चलाने का कार्य किया है। सम्मानित मंच, आज उस मंच पे ऐसे बुद्धिजीवी बैठे हैं जिनकी आवाज़ भारत के कोनों कोनों में सुनी जाती है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ दो बातें कहने के लिए अवसर दिया गया है। और संक्षेप में मैं अपनी बात को एक कविता के माध्यम से अगर कहूँ तो बात गहराई तक पहुँचे, मैं इसकी आशा करता हूँ कि मर्यादा के इस पार एक सुनहरी छाँव है। मर्यादा के इस पार एक सुनहरी छाँव है और मर्यादा के उस पार उजड़े हुए घर गांव हैं। धरती माँ ने अपने गर्भ में सोना अमृत पाला है, पर खून भरे इरादों ने स्वप्न काला कर डाला है। खाकी, खादी और न्याय ने, मैं एडवोकेट साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा इस पर ध्यान दें
खाकी खादी और न्याय ने अपना अवसर खोया है। धर्म जात रंग लिंग भेद में अब तक हिंसा सोया है। बंधी हुई धारा में जैसे उल्टी बहती नाव है। मर्यादा के उस पार उजड़े हुए घर गांव हैं। चिंगारी से भयभीत होकर ये कारवां आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। इसमें कई कठिनाई आएंगी और उस कठिनाई को हमें बलपूर्वक ध्यानपूर्वक आगे बढ़ते जाना है। चिंगारी से भयभीत होकर जिसने रास्ता छोड़ा है, मातृभूमि की नजरों में वो बेटा नहीं भगोड़ा है। और भरपूर जवानी से कह दो बचा वक्त अब थोड़ा है। और गोली से कह दो मुड़ जाए। मेरे देश का सीना चौड़ा है, मेरे जवान का सीना चौड़ा है, मेरे किसान का सीना चौड़ा है। मैं अपने इस संगठन को अपनी तरफ से एक हिदायत देना चाहता हूं। जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वक्त में। जो भारतीय लोकतंत्र आज जिस हालत में है वो कविता के रूप में भाई साहब ने समझाने के लिए कोशिश की है। और काशीराम जी का जो कारवा बिगड़े हुए हैं, मतलब अलग अलग टुकड़ों में बांटे हुए हैं, ये अपना साथी मधुरा से जो आए हैं, जब से ये संस्था RSVS शुरू हुआ तब से इनको साथ बघेल साहब को देखते आ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक दो बात कह के ख़त्म करना चाहूँगा। दो चीज़ें देखना है जब आज का वर्तमान का जो राजनीति, जो भारतीय लोकतंत्र का बात जब देखेंगे, RSVS का जो उद्देश्य लिखा है उसमें दूसरा नंबर पे है करप्शन फ्री होलिस्टिक इलेक्शन सिस्टम। अभी इलेक्शन सिस्टम का क्या हालत है मुझे ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। जीत किसका हो रहा है, हर क्यों हो रहा है, इस पे इतने प्रश्न उठते जा रहा है। ये सबसे अहम मुद्दा बन चुका है आज का डेट में। मगर अफसोस की बात यह है 2024 में जो अलायंस की बात कर रहे थे देश में, इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे, हमारा साथी हीरालाल जी और सब साथियां थे, RSVS का सब साथियां थे, अमोद का भी कुछ लोग थे, वायलेंस फ्री इंडिया भी थे। एक अभियान चलाया था कि BSP भी उस अलायंस में जोड़ा जाए। हमने काफ़ी कोशिश किए थे, काफ़ी उम्मीद भी रखे थे। और इसी लोगों ने, हीरालाल जैसे, पीपल साहब जैसे लोगों ने 19 में यही अभियान शुरू किया था 2019 में, और वो सफल रहा था। उस वक्त जब अभियान शुरू किया था लोग बोल रहे थे कि ये बेखुदा बात कर रहे हैं, पागलपन है, जब तक मुलायम सिंह जी जिंदा है तब तक कोई अलायंस का सवाल ही नहीं उठता। मगर 3-4 महीने में हम देखते देखते अलायंस हो गए थे, उसका नतीजा भी देखे थे। मगर 2024 में जो अलायंस ना होने का कारण भी अलग है। अभी एक हफ्ते या कुछ के पहले राहुल जी ने यूपी में जो आने वाला इलेक्शन में अलायंस की बात छेड़ रहे थे। इस मुद्दे को हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ही समझा हुआ है, इसलिए मैं एक बात इस पे कहना चाहूँगा कि आज राजनीति बदल चुका है। अलायंस
कौन करना है कौन नहीं करना है ये डिसाइड करने वाले लोग भी अलग हो चुका है। आज का परिस्थितियों में मुद्दा इलेक्शन से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और जिस तरीके से देश में कानून व्यवस्था चल रहा है, जब तक रूल ऑफ लॉ देश में नहीं है, अगर एक आदमी गलत कर रहा है तो गलत है, दूसरा आदमी कर रहा है तो गलत नहीं है, वो स्थिति अगर जब तक हो, कांशीराम जी का कारवां आगे नहीं बढ़ सकता। कानून सबके लिए बराबर की होना चाहिए। बाबा साहेब ने बहुजनों को सबसे बड़ा दान अगर दिए हो, सबसे बड़ा काम अगर किए हो, तो वोटिंग राइट है, सबको बराबर की जगह पे आके खड़ा कर दिया। आज उस पे सौदा चल रहा है। उस सौदे को कैसे कदम कर सकता है, ये देश का सबसे अहम मुद्दा है आज के टाइम पे। और मुझे ये कहने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे इस पे काफ़ी विश्वास हो चुका है कि आज का तारीख में जो देश चलाने वाला आइडियोलॉजी है, देश चलाने वाला लोग है, देश चलाने वाला प्रस्थान है, वो उनका अपना पार्टी को जितना चलाते हैं उससे ज़्यादा दूसरा पार्टियों को चला रहे हैं। वो जब तक नहीं कदम हो सकता है, कांशीराम जी का कारवां आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले राहुल जी का एक स्टेटमेंट सुना था, जब गुजरात के कांग्रेस में बीजेपी का सबसे ज़्यादा लोग है बोल रहा था, और उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट बताया था उन्होंने, ये जो कांग्रेस को रिवाइव करने का कार्रवाई चलेंगे 50 साल। और कोई नहीं बोल रहे, कांग्रेस का आज का नंबर 1 लीडर बोल रहे 50 साल लगेंगे। 55 साल का उम्र का आदमी है, हम उसको क्या मतलब समझेंगे? उसका जीवन काल में कभी कांग्रेस रिवाइव नहीं होगा। 55 साल का आदमी 50 साल के लिए एक प्रोग्राम बता रहे, इसके मतलब वो कभी करने का कोई इरादा है ही नहीं। अगर उनको ये इरादा नहीं है, उनके साथ क्यों अलायंस करूं? मैं ये खुद बोल रहा हूं, जिसने 19 में अलायंस के लिए बात शुरू किए थे, मेरा 2 साथियों को कन्विंस करने में मैं सफल हुए। वो काम हम सफलता से पूर्ति भी किए थे। 2024 में कम से कम 6 महीने हम लोगों ने अलग अलग जगह पे प्रोग्राम किए थे। आज का पॉलिटिकल जो लोकतंत्र का परिस्थिति कुछ अलग सा ही है, इसको समझना जरूरी है। आज का परिस्थिति में अगर बहुजन एक साथ खड़े हो सकते हो, तब कांशीराम जी का कारवां आगे बढ़ा सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता है। कांशीराम जी ने उस परिस्थितियों में क्या क्या स्टेप्स लिए थे, क्या क्या मोडालिटीज अपनाए थे, वो हो सकता है आपको बदलना होगा, मगर उनका मंजिल एक ही था, समानता का संस्कृति इस देश में लाने का। और आज का जो लोकतंत्र जो चल रहा है, वो असमानता का बढ़ोतरी करने में तुले हुए हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अप्रैल महीने में जब
14 अप्रैल को पार्लियामेंट स्ट्रीट में प्रोग्राम होते हैं। RSVS की तरफ से एक बहुजन संदेश निकलता है हर साल। मैं पीपल साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे आप सोच के बहुजन समाज को, बहुजन पॉलिटिकल पार्टियों को ये अलायंस में आने के लिए क्या शर्तें लिखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अलायंस में नहीं आना चाहिए, मगर अलायंस में आना हो तो जीतने के लिए आना है। अलायंस में आके हारने के लिए आने का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए क्या शर्त लगाना चाहिए मैं समझता हूँ। अगर कांग्रेस को वोट बहुजन का मिलना हो तो अलायंस के बगैर वोट देना नहीं चाहिए। अगर अलायंस करना हो बहुजन के साथ, देश भर का अलायंस कर ले, एक स्टेट का अलायंस में कभी मानना नहीं चाहिए। मैं इतने में अपना बात का विराम दे रहा हूँ। आप सबको धन्यवाद। बाकी वक्ताओं को सुन के। हीरालाल जी, संस्थापक अध्यक्ष जो मंच पर विराजमान है केसी पिपल साहब, और मंच पर उपस्थित अतिथिगण जिसमें प्रोफेसर रविकांत साहब हैं, एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, एडवोकेट RP गौतम साहब, और इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण एवं संगठन के सभी सम्मानित सदस्यगण, मातृशक्ति और अपने सभी साथी, उनका मैं अभिवादन करता हूं और आप सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय। साथियों, आज की गतिविधियों में को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला जो हिस्सा है वो है राष्ट्रीय समग्र विकास संघ RSVS का 11वां स्थापना दिवस, जो फाउंडेशन डे है वो है, और दूसरा माननीय कांजीराम साहब की 91st जो 91वीं जयंती है, जो कि 15 मार्च से शुरू होती है और पूरा पखवाड़ा भर चलेगी। कल हम लोग वहाँ पे जो उनकी स्मृति में बनाया गया है प्रेरणा केंद्र, वहाँ पर भी गए थे और वहाँ देखा है काफ़ी लोग आए थे, और ये जारी रहेगी लगभग 15 दिन। उसी कड़ी में हम लोग भी मानवर साहब की जयंती के अवसर पर हमने भी कुछ प्रोग्राम रखा है, इसी को देखते हुए इस अवसर पर देश के सामाजिक एवं राजनीतिक माहौल के मद्देनज़र एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया है, जिसमें परिचर्चा का विषय है भारतीय लोकतंत्र एवं मानवर कांजीराम के कार्यों की वर्तमान स्थिति, या यूँ कहें कि इंडियन डेमोक्रेसी एंड करंट स्टेटस ऑफ मानवर कांजीराम कार्यों ऑफ थॉट्स। जहाँ तक स्थापना दिवस की बात है, हमारा जो राष्ट्रीय समग्र विकास संघ है, सर्वप्रथम जनवरी 2014 में कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा और समाज सेविकों द्वारा मिलकर ये शुरुआत की गई थी इसकी, जो श्री चमन लाल भारतीय पुलिस सर्विस सेवानिवृत्त के संरक्षण के निर्देशन में और श्री केसी पिपल भारतीय आर्थिक सर्विस से सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में उसका संगठन की स्थापना की गई थी, और जिसमें इस संगठन से बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और जो रिटायर्ड ऑफिसर एम्प्लॉइज़ थे वो जुड़े उसके साथ में, और तब से लगातार ये संस्था चल रही है और कई मुद्दों पे काम कर रही है, जिनके खास मुद्दे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिसमें पहला मुद्दा यही है कि जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सोशल क्लासेस इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। इसमें यही उद्देश्य हमारा इसको लेके हम चल रहे हैं
कि जितकी जो मानवर कांजी साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा भी यही उद्देश्य है, अलग अलग माध्यमों से सेमिनार करके, हमारा जो वेबसाइट है उस पर लेख के माध्यम से हम सरकारों को और जो लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं उनके तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आखिरकार ये कब तक, उनके अधिकारों को कब तक डिनाई करोगे आप। एक दिन आपको आज नहीं तो कल ये देना ही पड़ेगा, और जिसकी जिस वर्ग की जितनी संख्या है उसके अनुपात में हर जगह प्रतिनिधित्व मिले। ये ना हो कि सिर्फ नौकरियों में या कुछ हिस्सों में, बल्कि हर जगह नीतियां बनाने में, बड़े बड़े पदों में, जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें सभी हर जगह प्रतिनिधित्व चाहिए। दूसरा जिस पर PIO साहब ने अभी प्रकाश डाला था, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव प्रणाली, करप्शन फ्री होलिस्टिक इलेक्शन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट कास्ट, ये भी हमारा मुद्दा है। हम इसको भी सेमिनार इसके ऊपर कर चुके हैं, और हम अपनी संस्था की तरफ से हम सुझाव भी डालते हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए फ़ंड की ज़रूरत है या बहुत बड़ा देश है उसमें संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए हम सुझाव भी देते हैं जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा इसके बारे में। तीसरा मुद्दा हमारा है निःशुल्क एवं अनिवार्य समान स्तरीय एकरूप शिक्षा प्रणाली, जिसमें हम चाहते हैं, हमारी संगठन एक मुहिम चला रही है कि हमारा यूनिफॉर्म सिविल ये एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, कम से कम स्कूल लेवल तक। अलग अलग शिक्षा पद्धति तो है, ठीक है, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन उनका सिलेबस और उसका सिस्टम यूनिफॉर्म होना चाहिए, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सभी को एक तरह की एजुकेशन मिलना चाहिए। और जहाँ तक सरकार भरसक ये कोशिश करे कि 12वीं तक हर एक को एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करे और सभी को दे। चौथा हमारा मुद्दा है समग्र रोजगार एवं उपयुक्त वेतन प्रणाली। हमने ये देखा है कि आजकल धीरे धीरे सरकारी नौकरियां कम करके, सरकारी रोजगार कम करके उनका ठेके पर रखा जा रहा है। और ठेके पे क्या हो रहा है कि लोगों का, एम्प्लॉइज़ का और मज़दूरों का बहुत बुरी तरह से उनका उत्पीड़न हो रहा है। जो एक क्लास 4 एम्प्लॉइज़ अगर गवर्नमेंट सर्विस में है, उसको अगर 15,000 20,000 मिलता है, उसी काम को जो 8 घंटा करता है, लेकिन जो ठेके पे रखे जाते हैं उनसे 10 से 12 घंटे 15 घंटे काम किया जाता है, लेकिन उनका 50% भी वेजेस उनको नहीं दी जाती है। तो अलग अलग माध्यम से इस मुद्दे को हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें PIO साहब ने भी काफ़ी काम किया है इसके ऊपर कि उत्पीड़न इसका बंद किया जाए और जो मिनिमम वेजेज है वो लागू किया जाए। दूसरा इससे रिलेटेड ये है कि जो भी हमारे गरीब परिवार हैं जिनके पास रोजगार के और कोई साधन नहीं है, उनको कम से कम परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी जरूर दी जाए, सरकारी नौकरी, और उसके जो मिनिमम जो वेजेज हो वो जो सरकारी कर्मचारी है उसके बराबर हो। इसमें 4 मुद्दे हमारे शुरुआत में थे, लेकिन 5वां मुद्दा हमारे जो संस्था के सदस्य हैं उनसे डिस्कस करके, उनसे विचार विमर्श करके ये बाद में जोड़ा गया है। इसमें हमने ये रखा है कि निःशुल्क चिकित्सा एवं समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली। इसको ये मैसेज हम लोग कैंप के माध्यम से और जो हमारे वेबसाइट है उस पर भी हम डाल चुके हैं, सेमिनार भी इस पर हो चुका है। किसी न किसी रूप में ये सरकार के पास ये मैसेज पहुंचा भी है, लेकिन उसको सीधे तरीके से ना लागू करके टेढ़े तरीके से लागू करने की कोशिश है कि बेसिक स्वास्थ्य शिक्षाओं का जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनका इंश्योरेंस करवा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया जाए और उससे ये स्वास्थ्य शिक्षा लागू होगी। लेकिन ये नहीं चाहते हमारी संस्था ये चाहती है कि एटलीस्ट जिम्मेदारी लेके बेसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होना चाहिए। जिस तरह से एजुकेशन की है होनी चाहिए, उसी तरह स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी, बेसिक स्वास्थ्य की सरकार ले। ये हमारे 5 मुद्दे हैं। जस्ट होल्ड ऑन, व्हाइल टेक 2 मिनट्स मोर।
इसके दूसरे भाग में अब इसी सिलसिलेवार अभी चलेगा हमारा कार्यक्रम, जिसमें मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती है। उसके ऊपर हमने जो सेमिनार रखा है उसके बारे में बात होगी। मैं कुछ एक उनके कहेंगे कुछ एक शब्दों को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि राजनीति में टिके रहने के लिए सामाजिक एकता की जड़ें मजबूत होना चाहिए। टू गेट पॉलिटिकल फ्रूट स्ट्रेंथन द सोशल रूट्स। दूसरा उन्होंने कहा था बहुजन समाज के उत्थान के लिए दिमाग, हुनर एवं पैसा आवश्यक है ताकि आंदोलन लगातार चलता रहे। इसके लिए हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सुझाए गए पे बैक टू द सोसाइटी के सिद्धांत को अपनाना ही होगा। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही थी, जिन लोगों को आंदोलन से जोड़ो उन्हें लगातार जोड़े रखने का प्रयास करो। Whatever we attain, we should be able to sustain। एक बात कही थी उन्होंने, राजनीति चले या ना चले, सरकार बने या ना बने, परंतु सामाजिक परिवर्तन का कार्य किसी कीमत पर भी रुकना नहीं चाहिए। चौथी चीज और कही थी उन्होंने, अगर ना बिकने वाला नेता चाहिए आपको तो पहले ना बिकने वाला समाज तैयार करो, ताकि गलती से नेता अगर बिक भी जाए तो वो समाज को ना बेच पाए, केवल अकेला ही बिके। तीसरे हिस्से में ये है कि आज के आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में इस मंच पर अतिथियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आशा है उनके विचारों को धैर्यपूर्वक हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। इस वार्तालाप में आज की सामाजिक एवं राजनीति के परिदृश्य की जानकारी हम सबको मिलने वाली है। इस सेमिनार से हमारे संगठन राष्ट्रीय समग्र विकास संघ RSVS को भी मार्गदर्शन इससे मिलेगा एवं भविष्य में होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों को बनाने और मेरे सम्मानीय साहब केसी पीपल जी, जिन्होंने मुझे इतना आदर और सम्मान दिया महिला शक्ति को ध्यान में रखते हुए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, क्योंकि सभी हम बिना समझे कुछ भी नहीं है, सब समझदार हैं, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। और साहब की कड़ी मेहनत को ध्यान में रखते हुए मैं 1995 में मान्यवर काशीराम साहब के मिशन से जुड़ी हुई थी। और उसके बाद मैंने वचन दिया अपने काशीराम साहब को कि मैं जब तक जीऊँगी आपके मिशन के लिए और आपके इस अधूरे सपने को बाबा साहब के पूरे करने को कोशिश करूँगी। उसके बाद में साहब केसी पीपल जी के जो भी उनका मैसेज मिलता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ। हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। बस थोड़ा सा समझने की बात है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। एक महीने में 4 संडे होते हैं। अगर हम अपने आप से कसम खाएं कि 4 संडे में अगर हम 4 व्यक्तियों से भी मिले और अपने मिशन से जुड़े, अपनी संस्था से जुड़े, तो वो दिन दूर नहीं कि हम अपनी संस्था को कहाँ से कहाँ ले जाएं। जय भीम, जय भारत।